हेलो एवरीवन। पहले वीडियो में आप लोगों ने एक ही दिन में हमको 1000 व्यूज पार करा दिए। अभी हमारे साथ थोड़ी दिक्कत है, माइक ऑर्डर किया हुआ है और माइक आ जाएगा तो वॉइस क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। अभी थोड़ा सा इको ज्यादा है, लेकिन प्लीज कोऑपरेट फॉर द लास्ट वीडियो। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे उनमें माइक क्लियरिटी बहुत अच्छी है। पहले वीडियोस में एक ही दिन में आप लोगों ने 1K व्यूज पहुंचा दिया। मैंने सोचा नहीं था कि इतना रिस्पॉन्स आपको आप लोगों की तरफ से मिलेगा। बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों की मदद के लिए। और मैं यकीन के साथ ये कह रहा हूँ कि इतने वीडियोस, जितने भी वीडियोस मैं दे रहा हूँ, इनको आप मन से देखिए। इससे ज्यादा कहीं से कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, इसकी गारंटी ले। आप किसी भी सैंपल पेपर में देखोगे, आपको इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बिना आपका टाइम लिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के मॉड्यूल में हम लोग किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, आइए उसको जैसा कि एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए एक सजेशन दे सकता हूँ, ईयरफोन यूज करिए। सिर्फ इस लेक्चर के लिए ईयरफोन से काम चला दीजिए। अगले लेक्चर्स में आपके साथ माइक का इशू नहीं होगा, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इस मॉड्यूल में हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। आज हम आपको ये सिखाएंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, इसी मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं और आखिरी में चैप्टर को खत्म करेंगे डेंसिटी और वेलोसिटी के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए, डाउट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको वर्कशीट मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोगों को देखना है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसको जानने से पहले हमें एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेप्ट को समझना। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जैसे कि इस चीज को समझिए आप, H और H2, इसमें फर्क जैसे देखिएगा, 2H और H2 में फर्क है। 2H जो 2H है, 2H हाइड्रोजन के दो एटम है और H2 हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपको एक सिचुएशन मिलेगी, जैसे मैंने लिख दिया OH का थ्राइस। OH के थ्राइस में हाइड्रोजन के भी 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 3 एटम्स हैं। अगर मैंने लिख दिया SO4 का ट्वाइस, तो यहाँ पे सल्फर भी 2 है लेकिन ऑक्सीजन 8 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 into 2 that is 8। इन चीजों को आपको समझना होगा। आप डायरेक्टली किसी की संख्या नहीं बढ़ा सकते। अगर आप यहाँ पे 2 लगाएंगे तो अब आपका जो सल्फर है, वो 4 हो गया और जो आपका ऑक्सीजन है वो 16 हो गया। होप सो कि आप ये बात को समझ पा रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है NaOH। ठीक है, अगर मैं अपने हाइड्रोजन को 2 करना चाहता हूं तो मैं कभी भी यहाँ 2 ऐसे नहीं कर सकता। हमको जब भी करना होगा तो हमें NaOH के बाहर में 2 लगाना पड़ेगा। हमें जब भी करना होगा तो NaOH के बाहर में मुझे 2 लगाना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, इसको 2 करने के चक्कर में आपका सोडियम भी 2 हो गया है और आपका ऑक्सीजन भी 2 हो गया है। इन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे अपने इस मॉड्यूल में। आइए बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, होप्सो कि इस चीज को आप क्लियर कर चुके हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के कितने कितने यहाँ पे एटम्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और क्लोरीन के 2 एटम हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2। क्लोरीन के कितने हैं, 2। इस तरफ हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है। अगर हमें इसको 2 और 2 करना है तो यहाँ पे बस 2 लगा दोगे, ये बैलेंस है। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। नीचे आइए, यहाँ पे सोडियम कितना है, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, सोडियम 1 है और क्लोरीन कितना है, 2। अच्छा, क्या डायरेक्टली इस क्लोरीन को यहाँ 2 लिख के किया जा सकता है? नहीं, हम इस क्लोरीन को 2 करना चाहते हैं तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 2। और अब देखो, आप इसको 2 किया आपने तो यहाँ पे आपका सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ तो आपका सोडियम 1 ही है, उसको 2 कैसे करोगे? उसको 2 करने के लिए यहाँ पे आपको 2 लगाना। अब आपका इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप,
इस वाले क्वेश्चन में एल्यूमिनियम एक है, एल्यूमिनियम एक है, इस वाले क्वेश्चन में एल्यूमिनियम आपका एक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है और ऑक्सीजन दो है। लेकिन इस तरफ आप देखो एल्यूमिनियम आपका दो है, एल्यूमिनियम आपका दो है और ऑक्सीजन आपका तीन है। आप क्या करिए, पहले इस ऑड वाली संख्या को इवन बनाइए, पहले इस ऑड वाली संख्या को क्या करिए, इवन बनाइए। अब ऐसा करने के बाद आपका एल्यूमिनियम हो गया 4 और आपका ऑक्सीजन हो गया 6। तो आप क्लियर देख रहे हैं, यहां पे एल्यूमिनियम को 4 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां ऑक्सीजन को 6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, यहां देखो आप पोटेशियम क्लोराइड में ऑक्सीजन यहां पे 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 3 है। पहले किसी भी कंपाउंड में दिए हुए एटम में ऑक्सीजन वगैरह को पहले इवन में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहां पे ऑक्सीजन 3 है तो आप यहां जैसे ही 2 लगाओगे तो ऑक्सीजन की संख्या, आप देखो यहां पोटेशियम 2 है, क्लोरीन भी 2 है और ऑक्सीजन 6 है। जब आप यहां पे 2 लगाओगे तो आपका पोटेशियम और क्लोरीन तो 2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन को 6 करने के लिए आपको यहां पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, यहां देखिए आप, यहां पे आपका आयरन 1 है, सल्फर भी 1 है और ऑक्सीजन 4 है। यहां आपका आयरन, यहां आपका आयरन 2 है, ऑक्सीजन आपका 3 2 5 3 8 है और सल्फर आपका 2 है। अब देखो इस तरफ आप देख रहे हो, इधर जो जो चीजें दोगुना है और इस तरफ चीजें एक एक है, तो आप सिर्फ यहां पे 2 लगा दोगे, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो इन चीजों में टूट जाता है। आप यहां देखो ध्यान से, यहां पे आपका लीड इकलौता है, यहां पे लीड 1 है। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, अभी ऑक्सीजन 2 2 4 5 है। अच्छा, मैंने कहा किसी भी ऑक्सीजन को हमको ऑड में नहीं रखना है, अगर वो कंपाउंड फॉर्म में आ रहा है तो हम पहले यहां पे 2 लगा देते हैं। अच्छा, यहां 2 लगाया तो हमें लीड भी 2 करना पड़ेगा। अब इस हिसाब से देखिए अगर हम, तो यहां पे हमारा लीड कितना है, 2। नाइट्रोजन देखो 2 यहां पे है और 2 यहां पे है, तो नाइट्रोजन आपका हो गया 4 और ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा, 3 2 6 2 12। ऑक्सीजन आपका कितना है, 12। अब आप इस तरफ देखो, इधर आपका लीड हो गया 2, ऑक्सीजन 2 यहां है, 2 2 4 2 6। अभी आपका ऑक्सीजन सिर्फ 6 है, अभी आपका ऑक्सीजन कितना है, 6 और नाइट्रोजन आपका कितना है, 1। तो इस ऑक्सीजन को 12 करने के लिए ये ध्यान दीजिएगा, 2 2 4 2 6, यहां अगर मैं 4 लगा दूं तो हमारा नाइट्रोजन भी 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 8 2 12। ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। होप सो कि ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ये चीज को आप समझ पाए कि नहीं? ठीक है, इसके लिए और भी वर्कशीट्स आपको चाहिए होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपको इसकी वर्कशीट का एक डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे जहां जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। इसमें हमने केवल 1 2 3 4 5 और 6 एग्जांपल्स दिए हैं, और एग्जांपल्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आइए बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। केमिकल रिएक्शंस बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन। इनको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा चीजें जुड़ती हैं और कोई एक चीज बनती है, where 2 or more than 2 things are combined together and they always form a single substance। मतलब 2 चीजें जुड़ेंगी, A और B आपस में जुड़ जाएंगे और A भी बनेगा। क्या बनेगा, A। आइए देखते हैं, हमने पहले एग्जांपल में लिया है कि when magnesium burn with atmospheric oxygen it form magnesium oxide। याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है,
ये सॉलिड स्टेट में होता है। अगर इसकी स्टेट आप देखें तो मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। चलिए दूसरे में मैंने लिया है कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको क्विक लाइम या सिर्फ लाइम कहते हैं, जिसको क्विक लाइम या सिर्फ लाइम कहते हैं। ठीक है, तीसरे में हम देख रहे हैं जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है वो अमोनिया फॉर्म करता है। ठीक है, आप इन सारी इक्वेशन को बैलेंस करके आप हमें कमेंट बॉक्स में वो फोटो ड्रॉप कर सकते हैं। इनको आप बैलेंस करके हमको बता दीजिए कि सर ये मैंने बैलेंस कर दिया है। ठीक है, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट तो ये अमोनिया फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? अमोनिया। ये अमोनिया, अमोनिया याद रखिएगा, जब अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है वो बनाती है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाती है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और सबसे आखिरी एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो वो आपका बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके चार नाम हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सेल्स भी कहा जाता है, इसको मार्बल भी कहते हैं, यही टाइल्स का भी फॉर्मूला होता है, यही चौक का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके कई नाम हैं, इसलिए इनका नाम आपको ध्यान में रखना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, होप सो कि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ गए हैं। आप सब में देख रहे हो कि दो चीजें जुड़ रही हैं तो कोई सिंगल कंपाउंड ही फॉर्म होगा। जब दो चीजें जुड़े और कोई सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो तो वो रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखिए, अब बात करेंगे इसका ठीक उल्टा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूट जाना। डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, स्प्लिट्स, जहां पे कोई एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाए। जैसे AB जो है वो एक सिंगल कंपाउंड है और उसको जब हमने एनर्जी प्रोवाइड की तो वो दो चीजों में टूट गया। अब ये जो एनर्जी है ये तीन फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, मैंने पहले मॉड्यूल में इससे बात की है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट को हम थर्मोलिसिस कहते हैं, लाइट को हम फोटोलिसिस कहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये जो कंपाउंड्स आप देख रहे हैं ये सभी एग्जांपल थर्मोलिसिस के हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम हीट करें तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इसी तरीके से फेरस सल्फेट, इसको फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करें तो ये टूटेगा फेरिक ऑक्साइड में, ये टूटेगा फेरिक ऑक्साइड में और यहां से दो गैसेस रिलीज होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि रोटेन एक्स वाली स्मेल देती है। सड़े हुए अंडे की तरह इसकी स्मेल आती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। अब देखेंगे डीकंपोजिशन, जो कि होता है इसका ठीक उल्टा। ठीक है, पहले वाले रिएक्शन में हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं और हमें रिजल्ट में मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्विक लाइन है, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरे में पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है और पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन गैस के साथ हमें मिल रहा है। तीसरे रिएक्शन में फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां हमें दो गैसेस मिल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्मेल जो होती है वो रोटेन एक्स जैसी होती है। ये इनकी स्मेल सड़े हुए अंडे जैसे होती है, मतलब सड़ी गली चीजों जैसी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिकम्पोजिशन अंडर फोटोलिसिस, मतलब वो डिकम्पोजिशंस जो फोटोलिसिस के अंडर में होते हैं। हमारे पास है एक चाइना डिश, और इसमें हमने सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड के पाउडर को रखा हुआ है। जब हम इस चाइना डिश को सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगी। उस रिएक्शन को आप यहां देख सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड को, ये ध्यान देना, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम लेके आएंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा,
यहाँ से क्लोरीन गैस की स्मेल आएगी, मतलब कि क्लोरीन गैस वहां से रिलीज हो रही है। अगला एग्जांपल है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा जाएगा तो फिर सिल्वर अलग हो जाएगी और ब्रोमीन वहां से रिलीज हो जाएगी। याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा केमिकल है जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। याद रखिएगा, सिल्वर के कंपाउंड्स को, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक बॉटल्स में स्टोर किया जाता है, क्योंकि इन पे जब सनलाइट पड़ेगी ये डिकम्पोज कर जाएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं डिकम्पोजिशन अंडर इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले ये बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है। अगर हम किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो टूट जाता है आयंस, और जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो कैथोड पे जाके स्टोर हो जाता है, और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो एनोड पे जाके स्टोर हो जाता है। ये पूछा जाता है कि कौन सी गैस कैथोड पे स्टोर होगी और कौन सी गैस एनोड पे स्टोर होगी। तो जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो कैथोड पे स्टोर होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो एनोड पे स्टोर होगा। ठीक है, इस एग्जांपल में सोडियम कैथोड पर होगा और क्लोरीन एनोड पर होगा। क्लोरीन कहां होगा? एनोड पर। इसमें हाइड्रोजन कैथोड पर होगा और क्लोरीन एनोड पर होगा। ये रहा आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इस मॉड्यूल में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग के पास सिर्फ 3 ही रिएक्शन पढ़ने को बचे हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है रेडॉक्स। अगर मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस इसी 2 क्लास में से ही एक्सट्रैक्ट, 60 मिनट की क्लास में चैप्टर 1 आपके हाथ में है। आप किसी भी सैंपल पेपर को उठाएंगे, किसी भी मॉडल पेपर को उठाएंगे तो क्वेश्चंस आपको इसी नोट्स में से मिलेंगे। हमारा जो तीसरा मॉड्यूल होगा उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, ये मैंने आपसे शुरू में ही कहा। आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जहां पे हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। आप समाज में देख रहे हैं कि जो कमजोर है वही डिस्प्लेस हो रहा है। हर ताकतवर चीज जो अपने आप को अपडेटेड रख रही है वो एक दूसरे को किसी न किसी दिन किसी को रिप्लेस कर देगी। अपने आप को अपडेटेड रखिए, नहीं तो कोई आएगा जो आपको रिप्लेस करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन रिएक्शंस में हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर देती है। अब हमको ये डिसाइड करना होगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल को हम याद कैसे करें। क्या तरीका है जिससे हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को याद कर सकते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को याद करने के लिए मेरी बहुत अच्छी ट्रिक आपको मदद करेगी, वो है केदारनाथ का माली आलू जला फीकी पकाता है। इस ट्रिक के थ्रू आप बहुत जल्दी से समझ जाओगे कि रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की क्या है। के से हो जाएगा पोटेशियम, ना से हो जाएगा सोडियम, का से हो जाएगा कैल्शियम, मा से हो जाएगा मैग्नीशियम, आ से हो जाएगा एल्यूमिनियम, ज से जिंक, फी से आयरन, पी से पीबी और एच से हाइड्रोजन। इसके बाद हाइड्रोजन से जो लेस रिएक्टिव हैं उनके भी नाम याद रखिए। हाइड्रोजन के बाद है कॉपर, Ag, Au और Bt। कॉपर Hg भी आएगा इसी के बाद, कॉपर के बाद Hg भी आएगा, मतलब मरकरी भी कॉपर से लेस रिएक्टिव है। ठीक है, Ag, Au और Bt। ये आपको बताएगा कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स में भी आप देख लीजिए सबसे प्रबल नॉन मेटल में अगर आप हैलोजन्स की बात करें तो हाइड्रोजन आएगा, नहीं तो फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा। ऐसे ही ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा है, ऐसे ही नाइट्रोजन फास्फोरस से ज्यादा है। कुछ रिएक्शन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको नॉन मेटल्स को रिप्लेस करते हुए मिलेंगे। जैसे पहले उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है सोडियम ब्रोमाइड और मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया क्लोरीन के साथ। अब विकास के हिसाब से क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्लोरीन इस ब्रोमीन को यहां से रिप्लेस कर देगी और सोडियम क्लोराइड बना देगी। और क्या बना लेगी? सोडियम क्लोराइड। आप देख रहे हो नॉन मेटल्स की भी रिएक्टिविटी। आप बात करते हैं कि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है। पहले एग्जांपल में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन एल को डिप करेंगे तो पहले इसका कलर थोड़ा सा ब्लूइश रहेगा, ब्लू कलर।
लेकिन बाद में आयरन धीरे धीरे अपना रंग छोड़ेगा और ये ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रीनिश, हल्का सा हरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर आप कहें कि ये कॉपर इस आयरन को रिप्लेस कर सकता है, नहीं, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम होती है, तो ये रिएक्शन इधर की तरफ प्रोसीड नहीं हो सकता है। ये रिएक्शन इधर प्रोसीड हो जाएगा क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। इसी तरीके से यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव था तो जिंक ने कॉपर को अलग किया, यहाँ पे कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था तो उसने सिल्वर को रिप्लेस किया, और यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव था तो उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव था तो उसने कॉपर को रिप्लेस किया। आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब एक चीज देखिएगा, ये जो रिएक्शन है ये इन पांचों एग्जांपल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन को ही हम रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। सिल्वर को रिफाइन करने के लिए इसी रिएक्शन का तो यूज करते हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में कौन सा रिएक्शन होता है? ये रिएक्शन। यहाँ सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिसॉल्व कर देते हैं, धीरे धीरे कॉपर ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से नाइट्रेट से रिएक्शन करके अपना नाइट्रेट बना देता है और वहां से सिल्वर अलग हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी है। आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज कर जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे मैं हूं विकास तिवारी और मेरे दोस्त है राहुल पांडे। ठीक है, तो विकास तिवारी, मेरा तिवारी राहुल के साथ लग जाएगा और राहुल का पांडे मेरे साथ, तो मैं नया कंपाउंड क्या बनाऊंगा? विकास पांडे राहुल तिवारी। यहां आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। ये देखो बेरियम क्लोराइड, अब बेरियम के साथ टाइटल क्या है? क्लोराइड, और यहाँ सोडियम के साथ टाइटल क्या है? सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट से दोस्ती कर लेगा, सोडियम क्लोरीन से दोस्ती कर लेगा, और इनके नए कंपाउंड्स हो जाएंगे बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। आयंस एक्सचेंज कर जाएंगे, मेरा नेगेटिव वाला तुम्हारे साथ लग जाएगा, तुम्हारा नेगेटिव मेरे साथ लग जाएगा। तो ये चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएगी, बहुत टफ नहीं है। साइंस में आप बने रहिए, कभी आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि साइंस टफ है। याद रखिएगा, बेरियम सल्फेट कहीं भी बनेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट के साथ बनेगा। दूसरे एग्जांपल में भी हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिया हुआ है। लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ करेंगे। चलो टाइटल चेंज करते हैं, ये रहा लीड का टाइटल आयोडीन के साथ हो जाएगा और पोटेशियम का टाइटल नाइट्रेट के साथ हो जाएगा। यहां हो जाएगा लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि लीड आयोडाइड का येलो पीपीटी बनता है, तो ये भी एक तरीके का क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, लेकिन ये प्रेसिपिटेशन भी है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप देखो, यहाँ पे सोडियम इस क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोजन इस मतलब कि हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर लेगा, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और H2 हो जाएगा। याद रखना, इस रिएक्शन की बड़ी वैल्यू है, ये एग्जाम में अलग से पूछा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? अगर ये रिएक्शन तुमसे कहीं भी पूछा जाए तो तुमको बिना कुछ सोचे समझे यही तो लिखना है। ठीक है, जब कोई बेस किसी एसिड से रिएक्शन करेगा वो बनाएगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, उसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस चैप्टर के धीरे धीरे आपके पड़ाव पे पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब, इसको अगर देखें तो रेड ऑक्स, देखो ये दो चीजों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स, जहां पे रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, जहां रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी हो। जिन रिएक्शन में रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो वो होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कोई ऑक्सीडाइज होगा तो कोई रिड्यूस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन वो होता है जहां पे ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन हट जाए। जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन हटे वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडक्शन इसका ठीक उल्टा, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन हट जाए। ठीक है, आई होप कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आया होगा। ऑक्सीडेशन जहां पे ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन हटे, रिडक्शन जहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन हट जाए। ठीक है, हाँ, दो चीजें और जहां तुम्हारे बुक में पूछी जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन हट जाए या फिर ऑक्सीजन आके जुड़ जाए। ये जो चार चीजें हैं ना, इन्हें बिना एग्जांपल के नहीं समझ सकते।
इसके लिए एग्जांपल का इंतजार करो, जैसे जैसे एग्जांपल करोगे ये चीजें तुमको याद होती चली जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। हमारे पास है कॉपर का ऑक्साइड और हम उसको रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। यहां हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में वापस आएगी। हाइड्रोजन इज मोर पावरफुल देन कॉपर, सो इट विल रिप्लेस इट। तो पहले से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ये रेडॉक्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी है। ये देखो, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इस कॉपर को कर दिया रिप्लेस और यहां उसने अपना अपना खुद का ऑक्साइड बना लिया और कॉपर अकेला रह गया। तो ये देखिएगा, यहां एक चीज यहां हो रही है, एक चीज यहां हो रही है, सॉरी, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है। कॉपर में पहले देखो ऑक्सीजन है ना, लेकिन यहां है क्या, नहीं है ना, चला गया कहीं। तो हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस जहां पे ऑक्सीजन हट जाए, जहां ऑक्सीजन हट जाए वो क्या होता है, रिडक्शन। वो क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। और कौन किस में रिड्यूस हुआ, यहाँ ध्यान देना, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर। यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन यहाँ क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने एक बात की थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। बहुत सिंपल बता रहा हूं, याद कर लो। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इससे ज्यादा सरल तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो अब तुम बताओ, तुम बता सकते हो इस चीज को कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर का ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो, ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया लगता है हमको। ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। और ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, एक्साइटमेंट ज्यादा है, तुम लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो, पहले वीडियो को 1 के पहुंचा दिया एक दिन में, उसके चक्कर में गलती हो रही है। यहां आएगा हाइड्रोजन और यहां आएगा CuO। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और है हमारे पास और उसके बाद इस चैप्टर में से 2 टॉपिक बचेंगे, 2 क्लास और 1 चैप्टर खत्म। इससे अच्छा क्या चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां से ऑक्सीजन हट रहा है और यहां से हाइड्रोजन हट रहा है। देखो, इस वाले जगह से हाइड्रोजन हट रहा है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे, थोड़ा और क्लियर लेते हैं हम लोग। तो अभी तो इसको तुम लोग नोट कर चुके हो, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट मत लो, पीडीएफ मिल जाएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसको दे देंगे, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक पे हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। आइए बात करते हैं। यहां हम लोग देख रहे हैं, एक जगह से हम लोग देख रहे हैं कि, सॉरी थोड़ा और मेहनत करना पड़ रहा है आज हमको, इसको हटा देते हैं। देखो देखो ध्यान से, यहां हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हट रहा है और यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हट रहा है। यहां क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और यहां क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब तुम अपने टेबल में खोजो ये चीज कौन सी चीज कहां हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, जहां से ऑक्सीजन हट जाए, जहां से ऑक्सीजन हट जाए वो क्या होता है, रिडक्शन। और जहां से हाइड्रोजन हट जाए वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो तुम तो ये बात समझ ही गए हो कि कहां पे ऑक्सीडेशन हुआ और कहां पे रिडक्शन हुआ। और थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। याद रखना, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो यहां पे है MnO2, MnO2 क्या हो रहा है, MnO2 reduces to MnCl2। ठीक है, while HCl oxidizes to क्लोरीन। तो भैया जो रिड्यूस्ड हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, और ज्यादा व्यू चाहिए तो फिर कमेंट करो। चलो और देखते हैं, और होप सो कि ये चैप्टर समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो इंतजार करिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस का। कमेंट में बहुत कम कमेंट मिल रहे हैं, लग रहा है आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही है या फिर आपको वीडियोस अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो भी आपकी फीलिंग है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और वीडियोस चाहिए, अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है और डेप्थ चाहिए चैप्टर में,
आप ये बताएंगे फिर ही हम आपकी मदद कर पाएंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर में दो पॉइंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला पॉइंट है कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना। तो ये सारे मेटल में होता है, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा, ये होगा सबके साथ। ये होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, देखो इसमें देखो, द process in which metals are gradually eaten up by the action of air, moisture and chemicals like acid and base। एसिड और बेस के साथ कोरोजन क्यों होता है, क्योंकि वो कोरोसिव होते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, कोरोजन ऑफ आयरन आर्टिकल्स। देखो आयरन का टुकड़ा है, एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, ये देखो रस्टेड आयरन। यहाँ N का मतलब है हाइड्रेटेड, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इस N से घबराना नहीं, इस N को यहाँ लगा दोगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ये हाइड्रेटेड आयरन है, यही आयरन का आर्टिकल है जो कि मॉइस्चर हो गया है। कैसे रोक सकते हैं इसको, इसको रोकने के लिए ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग मतलब जिंक कोटिंग, और हम कर सकते हैं ग्रीसिंग। इन तरीकों से हम इसको रोक सकते हैं। तुम देखो लोहे की जो रेलिंग होती है, दरवाजा जो होता है बोले, तो उसको समय समय पे पेंट करते रहते हैं ताकि जंग ना लगे, ठीक है। अब लोग स्टील की रेलिंग लगाते हैं क्योंकि स्टील में कोरोजन लोहे के कंपेयर में कम होता है, ठीक। और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी क्या है, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन। ये भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन इसमें क्या होता है, फूड जो है, फैट कंटेनिंग फूड आइटम, जो तेल मसाले से बनी हुई चीजें हैं, जैसे तुम देखो शाम को पनीर बनती है तो रात को फेंकवा देते हैं सब, क्यों, क्योंकि सुबह तक वो खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें फैट्स मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं, फैट। और जो फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं वो एरियली ऑक्सीडाइज्ड होकर के रैंसिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रैंसिड। रैंसिड होने का मतलब उनमें से स्मेल आने लगती है, वो महकने लगते हैं ना। दूध भी देखो, दूध भी लोग स्मेल करते हैं, यार दूध खराब हो गया है, गंदी स्मेल आ रही है। या कोई भी, जैसे कोई चिप्स वगैरह देखो, डेट एक्सपायर हो गया है तो उसमें से महकने लगता है, वो रैंसिड हो जाता है एक्चुअली। कैसे बचा सकते हैं रेंसिडिटी से, पहली चीज की सनलाइट से दूर रखो, ठीक है। दूसरी फ्रीज कर लो, भैया कहते हैं जो खाना बचा है, सब्जी बची है, पनीर बची है, ले जाकर फ्रीज में रखो। तीसरी चीज है कि जो जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट में नाइट्रोजन या हीलियम गैस भरी होती है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और हीलियम दोनों इनर्टनेस शो करती हैं और ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करती, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा बिहेव करती है, ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन नहीं करती है। और सबसे आखिरी में है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। हमारे पास दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट हैं, BHT और BHA। इनका फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इंतजार करिए PYQ क्वेश्चंस का। आपको ये दोनों मॉड्यूल कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आप लोगों से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मैंने जितना सोचा नहीं था आप उतना आगे आकर मुझे सपोर्ट कर रहे हो। आप मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको आपके मार्क्स दिला के रहूंगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।